नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपके आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है साथियों, उनकी तैयारी, चाहे वो दोस्तों स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हरियाणा सीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दोस्तों स्टेट का कोई और स्टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर दोस्तों जो रेलवे में वैकेंसी निकली हुई हैं, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, दोस्तों आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कर रहे होंगे दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाणा के अंदर दोस्तों जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस दोस्तों जो पूछे गए हैं हरियाणा के एग्जाम्स में, आज दोस्तों हम उनके लिए उनको दोस्तों जो आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हम दोस्तों इन क्वेश्चंस के जरिए हम जो अपने क्लियर करते हुए चलेंगे साथियों। और मैं आपको कहूँगा कि आप की ये जो वीडियो है दोस्तों, आप ये वीडियो अपने पूरी देखिएगा। आपको बहुत ही बारीकी बहुत ही माइनर चीज़ें दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और वो जो गलती हम करते हैं उनको दोस्तों जो है हमने सुधारना है। और ऐसी क्लास के जो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, ऐसी क्लास के थ्रू ही आपकी जो है वो गलतियाँ सुधरेंगी। चलो साथियों, आप अंत में कमेंट करके भी बताना कि मैंने इतने क्वेश्चन में से मेरे इतने ठीक हैं, और अपना स्कोर चेक कर सकते हो साथियों अपना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, सदस्यों का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। ए ऑप्शन लोकसभा के बराबर होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 4 वर्ष का। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है साथियों, होता है 6 वर्ष का। साथियों यहाँ कार्यकाल की बात की गई, अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ तो राज्यसभा का कार्यकाल तो हो जाएगा 6 वर्ष का, सदस्यों का कार्यकाल की बात की ना दोस्तों। लेकिन अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा का जो दोस्तों कार्यकाल हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष का। और साथियों जो अपना ही राज्यसभा है, अपनी राज्यसभा साथियों, राज्यसभा से दोस्तों और भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम दोस्तों यहीं पे जो है क्लियर कर लेते हैं। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं यहाँ एक मैंने लाइन लिखी है कि राज्यसभा इज इक्वल टू अध्यक्ष और इज इक्वल टू उपराष्ट्रपति। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है साथियों वही उपराष्ट्रपति होता है। मतलब कि अपनी जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है साथियों, ये हमेशा जो अपने देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जो है इसका राज्यसभा का अध्यक्ष माना जाएगा दोस्तों। मतलब कि ऑटोमेटिकली इस संविधान में बातें लिखी हुई हैं कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष माना जाएगा वो अपने देश के उपराष्ट्रपति को माना जाएगा साथियों। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात मैंने लिखी है इसमें। राज्यसभा के बारे में कुछ मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के अंदर दोस्तों मैक्सिमम जो संख्या है, मैक्सिमम की बात करी मैंने कि राज्यसभा की पूरे देश के अंदर सीट कितनी है। पूरे देश के अंदर सीट है 250 राज्यसभा की। और दोस्तों राज्यसभा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है, वर्णन हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 80 में जो है वर्णन हो जाएगा राज्यसभा का। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है, मैंने दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 2 पॉइंट है। पॉइंट क्या है, जो राज्यसभा का सदस्य दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य की न्यूनतम आयु हो जाएगी 30 वर्ष। लेकिन अगर मैं अध्यक्ष पद की बात करूँ, अध्यक्ष कौन है राज्यसभा का, मैंने आपको अभी बताया राज्यसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जो आयु होती है बनने की दोस्तों, वो होती है 35 ईयर्स। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष पद के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों 35 वर्ष है साथियों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ, और 100% पूछने वाले पूरे चांसेस हैं यहाँ से साथियों। सदस्य की बात करें तो 30 ईयर्स, अध्यक्ष की बात करें तो 35 ईयर, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज होती है वो होती है 35 वर्ष। और जो राज्यसभा में दोस्तों जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं 250 सदस्य हैं, इनमें से दोस्तों जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत का मतलब होता है राष्ट्रपति अपने मन से उनको चुनता है। जो दोस्तों जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में, या समाज सेवा में, या सहकारिता, इन जो दोस्तों 4-5 क्षेत्र हैं जो इनमें जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे अपने देश में उस समय जब राष्ट्रपति अपने सीट पे होगा दोस्तों, तो उनमें से जो 12 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, मनोनीत कौन करेगा दोस्तों, अपने जो है राष्ट्रपति करेगा 250 में से साथियों। आगे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वनस्पति जो वनस्पति है उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों, कोलकाता में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। अगर मैं वनस्पति की बात करूँ, वनस्पति को हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में लखनऊ पूछा, लेकिन अगर यहाँ औषधि के बारे में बात करें,
औषधि का भी दोस्तों जो अनुसंधान संस्थान हो जाएगा ये लखनऊ में हो जाएगा। अब याद करने की ट्रिक क्या रहेगी इसकी, थोड़ी सी ट्रिक दोस्तों। ट्रिक का नाम दोस्तों अगर हम इसको ट्रिक ना कहेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली बात करें तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वनस्पति है, तो जो वनस्पति होती है आज के टाइम में, वनस्पति अगर कोई पुरानी वनस्पति हो, कोई पुरानी चीज़ लेनी हो या कोई औषधि लेनी हो, तो ये बहुत महंगी महंगी मिलती है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो है ये रही नहीं है कहीं भी। जो पुरानी औषधियाँ थी दोस्तों वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अगर वनस्पति औषधि अगर आज के टाइम में हमारे को चाहिए तो दोस्तों बहुत ही महंगी आएगी, मतलब लाखों रुपए में आएगी। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो, जो वनस्पति और औषधि अगर हम डिमांड करें इसकी आज के टाइम में, जो पुराने टाइम में औषधियाँ थी जो पहाड़ों पे मिलती थी साथियों, वो खत्म हो गई हैं। लेकिन अगर हमारे को चाहिए, हमारे को अर्जेंट है, वो तो दोस्तों वो लाखों रुपए की मिलेगी। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। फिर लखनऊ में क्या है दोस्तों, वनस्पति का औषधि का जो है अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। अब यहाँ मैं दोस्तों आपको 3 से 4-5 अनुसंधान और भी याद करवाने के लेके आया साथियों। दिल्ली में दोस्तों कौन कौन से हैं? दिल्ली में है दोस्तों एक तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान, दूसरा है केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान, तीसरा है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको इंग्लिश में एम्स बोलते हैं, साथ ही चौथा हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान। अब दोस्तों याद कैसे रहेगा, याद रखने की ट्रिक देखो दोस्तों, इसकी ट्रिक नहीं, इसका तो लॉजिकल मेथड। ये दोस्तों अपना जो है भारत है, और दिल्ली कहाँ है साथियों, दिल्ली अपनी यहाँ है। और दिल्ली को क्या कहा जाता है, भारत का दिल। साथियों ये दिल्ली है, और आप ये मानो भाई दिल्ली में जो है, दिल्ली की तरफ जो है सब लोग आते हैं इन सड़कों के थ्रू आते हैं साथियों। जब ये दिल्ली है, दिल्ली में दोस्तों हर एक बंदे को, हर एक एमपी को, हर एक एमएलए को दिल्ली में जाने पड़ते हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये अगर कोई यहाँ का बंदा है वो भी दिल्ली जाएगा, यहाँ का बंदा है वो भी दिल्ली जाएगा, यहाँ का बंदा है वो भी दिल्ली जाएगा। तो कैसे जाएगा दोस्तों, सड़कों के थ्रू जाएगा। तो सड़क का अनुसंधान के अंदर कहाँ हो जाएंगे, दिल्ली में। और साथियों ट्रैक्टर की बात करें, मतलब कि वाहन की, व्हीकल की, सड़क है तो दोस्तों अगर कोई यहाँ से बंदा यहाँ जाएगा, ऐसा तो है नहीं पैदल जाएगा दोस्तों, किसी वाहन के थ्रू जाएगा, मतलब कि ट्रैक्टर पर जाएगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि जो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान है वो भी दिल्ली में है। और दोस्तों एम्स जो मैंने 3rd नंबर पर लिखा हुआ है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्स। तो दोस्तों एम्स का है दिल्ली में, ये भी एम्स। तो अगर कोई एमपी है, एमएलए है, वो अपना इलाज कराने के लिए दोस्तों कहाँ जाएगा, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े एम्स भी है और भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो दिल्ली में है। तो इसलिए आप याद कर सकते हो, कृषि का भी जो है दिल्ली में है साथियों। ये मैंने थोड़ी सी आपको ट्रिक बताई, आप इसकी जो है याद कर सकते हो। अगर एक बार आपको याद हो गया फिर आपको ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर में कौन कौन सा हो जाएगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। साथ ही इसका भी एक छोटा सा लॉजिकल मेथड है याद करने का। जिससे दोस्तों दलहन की बात करें, दलहन का मतलब होता है दाल, दलहन दाल, और चीनी। दोस्तों अगर आपके घर में दलहन और चीनी दोनों खत्म हो जाए तो दोस्तों तो अपने घर की जो महिलाएं होती हैं दोस्तों बोल बोल के जो है हमारे कान पका देती हैं कि दाल ले आओ, दाल ले आओ, चीनी ले आओ, चीनी ले आओ। तो इसलिए आप यहाँ से याद कर सकते हो कि दलहन और चीनी दोस्तों ये रसोई के आइटम है। तो ये कहाँ से मिलेंगी, कानपुर से मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है। दोस्तों किस देश का राष्ट्रपति था जिसके नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दोस्तों ये शुरू किया गया। फिलीपींस का था, थाईलैंड का था, इंडोनेशिया का था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के जो दोस्तों जो राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, इनके नाम पर ही जो है अवार्ड शुरू किया गया। दोस्तों अवार्ड के नाम, अगर यहाँ अवार्ड आया है तो हम अवार्ड से कई क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्लियर करेंगे। साथियों सबसे पहले अवार्ड हमने पढ़ा अभी, जिसके जो क्वेश्चन है पूछा गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत की गई 1958 में। लेकिन बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है किस देश के द्वारा दिएगा, ये किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है साथियों। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये जो अवार्ड है कि दोस्तों किन लोगों को दिया जाता है, मतलब कि किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है। ये दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के लोगों को, जो पत्रकारिता करते हैं। जैसे दोस्तों जो अपने एंकर्स होते हैं, जो जर्नलिज्म के जो है व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनको दिया जाता है। जैसे रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप दोस्तों, सुधीर चौधरी, इन टाइप के लोगों को जो है दिया जाता है। और साथ ही एक अवार्ड है यहाँ ग्रेमी अवार्ड की स्थापना भी दोस्तों जो शुरुआत की गई 1958 में की गई। लेकिन दोस्तों ये जो अवार्ड दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड, ये दोस्तों संगीत जो लोग संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं, बहुत तरक्की कर लेते हैं, बहुत अच्छा योगदान देते हैं संगीत के क्षेत्र में साथियों, तो उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। साथियों अगर अवार्ड की बात चली हुई है दोस्तों, लेकिन हम अपने भारत के अवार्ड नहीं पढ़े, जो भारत के बहुत ही ऊंचे अवार्ड है, भारत के बहुत ही बेहतरीन अवार्ड है, अगर हमको नहीं पढ़े तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। चलो दोस्तों हम भारत के जो अवार्ड है मेन अवार्ड वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भारत
भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई। लेकिन अगर मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करूँ साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई और वर्ष 2025 में हरियाणा के एक प्लेयर को, हॉकी प्लेयर को दोस्तों, जो कोच है, मतलब कि जो ये द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार है कोच को दिया जाता है, जो कोच खिलाड़ी को जो दोस्तों जो है ट्रेनिंग देते हैं उनको दिया जाता है, कोच को। और हरियाणा के दोस्तों एक संदीप सांगवान को जो है ये जो है अब की बार 2025 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करूँ साथियों, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई दोस्तों, और हरियाणा के दोस्तों जो है अब की बार कई खिलाड़ी को दोस्तों जो है दिया गया। और ध्यानचंद पुरस्कार की बात करूँ, ध्यानचंद पुरस्कार की जो स्थापना की गई वर्ष 2002 में की गई। और दो साथियों, भारत के अंदर अगर मैं खेल का क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करूँ दोस्तों, वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों, जैसे खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं नागरिक अवार्ड की बात करूं तो भारत में सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा, और खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। लेकिन इसकी स्थापना 1991 में की गई। लेकिन दोस्तों, जब इसकी स्थापना की 1991 में की गई थी, उस टाइम इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं था। उस टाइम दोस्तों इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन 3-4 वर्ष पहले मोदी कैबिनेट के द्वारा दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया दोस्तों। साथियों, ये मैंने आपको कितने बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए। आप वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है साथियों इसको शेयर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम बताओ। साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसका जो लोकल नाम है, उसका लोकल नाम क्या है साथियों। लोकल नाम हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी का मयूर, मतलब कि मोर। अब साथियों, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर वो ऑप्शंस में आपको मोर देकर पूछेगा। लेकिन उसने दोस्तों साइंटिफिक नाम पूछा है, जो उसका साइंस में नाम है वो पूछा है दोस्तों। इसका राष्ट्रीय पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा साथियों, हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस क्या हो जाएगा, मयूर का जो है साइंटिफिक नेम है। लेकिन साथियों, अगर मैं आपको पूछूं पुष्प मतलब कि जो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल का फूल, जो कि बीजेपी सरकार का जो निशान भी होता है दोस्तों। कमल के फूल का दोस्तों क्या नाम हो जाएगा, साइंटिफिक नाम कमल के फूल का नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसिफेरा कार्टा। ये दोस्तों जो है भारत का जो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों, उसका ये नाम है। हम साथियों बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। साथियों, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू थी, सीता कृपलानी थी, एनी बेसेंट थी, या इनमें से कोई नहीं। मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा देंगे सरोजिनी नायडू, जो कि पूरा गलत आंसर है साथियों क्वेश्चन से बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ना तो उसने ये कहा विदेशी, ना इसने कहा भारतीय। अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाए बिना ये देखे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो दोस्तों 1917 में अध्यक्ष बनी थी। लेकिन साथियों, अगर आपको भारत की पहली महिला की बात करें, मतलब कि भारतीय महिला की बात करें तो दोस्तों, भारतीय महिला की बात करें तो भारतीय महिला में हो जाएगी सरोजिनी नायडू। अगर यहाँ आपको क्वेश्चन में देकर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय, अगर पहली भारतीय की बात करता दोस्तों तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। अब दोस्तों अध्यक्ष के पद की बात चली है, तो अध्यक्ष के पद के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 में। और साथियों ये पूछा जाता है कि जब 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो जो अपने भारत में दोस्तों किस वसरे का शासन था साथियों, शासन था लॉर्ड डफरिन का दोस्तों जो है शासन था भारत के अंदर। और अब दोस्तों जो बात अध्यक्ष पद की चलती है, तो दोस्तों हम जो अध्यक्ष पद से संबंधित जो 4-5 प्रश्न बनते हैं तो बार बार पूछे गए दोस्तों में, उनको पढ़ लेते हैं, उनको कवर कर लेते हैं साथियों। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी बोलते हैं साथियों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया वो क्वेश्चन बच चुका है, ये दोस्तों कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू। और साथियों कानपुर अधिवेशन में थी, कानपुर अधिवेशन में
क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दोस्तों सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? युवा अध्यक्ष तो जो युवा का मतलब होता है जो सबसे कम उम्र में बन गए थे दोस्तों, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम दोस्तों आज़ाद। और साथियों, भारत की आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में दोस्तों, तब भारत के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो थे जे.पी. कृपलानी। जे.पी. कृपलानी साथियों। तो जो है आप यहाँ से क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो साथियों। चिपको आंदोलन दोस्तों, चिपको आंदोलन की बात की गई है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? वन्य प्राणी सुरक्षा से, वन संरक्षण से, वन नेशन से या वैज्ञानिक खेती से? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। वन संरक्षण का मतलब होता है कि वनों की देखभाल, क्योंकि वनों को नुकसान नहीं होने देना, इसलिए दोस्तों जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। लेकिन दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती, बात चिपको आंदोलन से संबंधित दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल का दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत किस वर्ष की गई? चिपको आंदोलन की शुरुआत साथियों 1973 में की गई। ये भी बात चलो हमने देख ली, लेकिन कहाँ की गई साथियों? 1973 में शुरुआत कहाँ की गई? उत्तराखंड के अंदर। अब साथियों आपके माइंड में यहाँ से एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 1973 में तो उत्तराखंड था ही नहीं। लेकिन दोस्तों जो 1973 में जो था उत्तराखंड जो दोस्तों था उस टाइम वो यूपी का भाग था, उत्तर प्रदेश का भाग था। लेकिन उत्तराखंड की जो स्थापना हुई साथियों, उत्तराखंड का जो दोस्तों जो अलग राज्य बनाया गया वो 9 नवंबर 2000 दोस्तों को जो है उत्तराखंड को स्थायी स्वराज्य के रूप में दोस्तों जो है बनाया गया। लेकिन अगर अगर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो उसमें या तो दोस्तों उत्तराखंड आएगा या साथियों या यूपी आएगा। दोनों ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर दोनों ऑप्शन पर मिलेंगे तो साथियों जो है एग्जामिनर के ऊपर दोस्तों जो है ऑब्जेक्शन लग जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों एक दो क्वेश्चन और बनता है कि मैंने आपको बताया चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आप यहाँ से यूपी भी लिख सकते हो और यूपी भी लिख सकते हो और यूके भी लिख सकते हो, जो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यूपी आएगा या उत्तराखंड आएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये मैंने आपको बताई दिया 1973 में हुई। और यह आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र प्रकाश भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। और इन दोनों में से भी चंद्र प्रकाश भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा में से भी ये जो नाम है सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों, ये बहुत ही फेमस नाम है। और एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि इसकी स्थापना किसने करी तो 90% चांस है कि सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम आएगा बस। अब जब वन संरक्षण की बात चल पड़ी है दोस्तों, तो अगर वन संरक्षण के अधिनियम को ना पढ़े दोस्तों तो ये थोड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब बनाया गया? 1980 में बनाया गया। और क्यों बनाया गया? यह वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया कानून है। और यह कानून वन्य जीव और जैव विविधता दोस्तों, वन्य जीव भी और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए काम करता है। और इस अधिनियम के तहत वनों की कटाई को नियंत्रित किया जाता है और संरक्षित क्षेत्र की स्थापना को बढ़ाया जाता है साथियों। मतलब कि वनों को दोस्तों हर तरीके से, चाहे वो दोस्तों वन्य जीव के तरीके से हो, बायोडाइवर्सिटी के तरीके से हो दोस्तों, या चाहे उनको कटने से बचाने के लिए दोस्तों किसी भी तरीके से हो, ये जो वन संरक्षण अधिनियम है साथियों, जो ये अपना काम करता है साथियों। अब बात की गई कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं दोस्तों, तो अस्थायी रूप से दोस्तों कौन काम करते हैं? भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और नॉलेज भी होनी चाहिए दोस्तों इन क्वेश्चन की। अगर मान लेते हैं हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों, एक सेकंड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों ये दोनों पद खाली हैं। तो बात पूछा गया कि अगर दोनों पद, इतने बड़े बड़े पद दोस्तों जो हमारे देश के फर्स्ट पर्सन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों ये पद खाली हो तो दोस्तों कौन इन पर काम करेगा? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई नामित व्यक्ति, या राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये दोनों दोस्तों जो है पद खाली हो जाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों जो है भारत के जो है इन पदों के रूप में काम करेगा साथियों। और क्या, अब साथियों चीफ जस्टिस की बात चल पड़ी है। चीफ जस्टिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था दोस्तों वो था हरिलाल जे कानिया, इनका नाम था। और दोस्तों जो अब है करंट में है वो है दोस्तों, करंट में है जो चीफ जस्टिस है अपने संजीव खन्ना जी अपने चीफ जस्टिस हैं दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं स्टार लगाऊं साथियों इस पर, अगर मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ साथियों, चीफ जस्टिस के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि चीफ जस्टिस की साथियों
कि जो उम्र कितनी होती है, मतलब उम्र का मतलब होता है कि मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट की बात करूँ मैं, राष्ट्रपति की दोस्तों 35 होती है मिनिमम एज, लेकिन चीफ जस्टिस की दोस्तों कितनी होती है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पद है जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम, इसमें अगर न्यायपालिका की बात करूँ, न्यायपालिका में सबसे बड़ा पद चीफ जस्टिस होता है। और इसमें जो उम्र होती है दोस्तों, चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। इसमें दोस्तों मैक्सिमम कितनी होती है, 65 वर्ष तक। अगर मान लो दोस्तों कोई बंदा 60 वर्ष की उम्र में चीफ जस्टिस बनाया गया तो साथियों 65 वर्ष की उम्र में यह रिटायर हो जाएगा। अगर कोई 64 की उम्र में बनाया गया तो साथियों तो वो है 65 में जो है रिटायर हो जाएगा। लेकिन कोई इसकी मिनिमम उम्र नहीं रखी गई दोस्तों, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। सूर्य की सबसे निकटतम दोस्तों ग्रह कौन सा है। साथियों इसको ये क्वेश्चन साथियों शायद आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ साथियों। सूर्य के दोस्तों जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है। अगर आपको वो पूरी चेन नहीं पता है कि सूर्य यहाँ सपोज ये है, फिर नेक्स्ट ग्रह है, फिर नेक्स्ट 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 दोस्तों ऐसे करके अगर पूरी चेन नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले पॉइंट बनता है कि आपको चैन पता होनी चाहिए। सबसे पहले चैन याद कर लेते हैं। चेन सूर्य से दूरी के आधार पर दोस्तों और दोस्तों आकार के आधार पर दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के जो है दोस्तों रंग अलग अलग है, मतलब हर ग्रह का अलग अलग दोस्तों जो है इसमें रंग बनता है इसके हिसाब से। अगर मैं सूर्य के दूरी के आधार पर पूछूं, सपोज करते हैं कि यहाँ सूर्य है, तो सूर्य सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। तो साथियों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे निकटतम ग्रह सबसे पहले बुध हो जाएगा। जो क्वेश्चन ये तो गया, ये ऑप्शन तो गया। अब बुध इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे देखना है हमने, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। साथियों दूसरे नंबर पे आएगा शुक्र और तीसरे पे पृथ्वी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे पे कौन सा है, शुक्र। तो साथियों क्या अपना राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह साथियों। अगर मैं आपको सूर्य से दूर की बात करूं, दूर में कौन सा हो जाएगा, अरुण वरुण, मतलब अरुण दूसरा सेकंड लास्ट और सबसे लास्ट वरुण हो जाएगा। अगर आकार की बात करूं दोस्तों, सबसे बड़ा दोस्तों जो ग्रह हो जाएगा आकार में बृहस्पति। अब दोस्तों पूरे ग्रहों पर नज़र थोड़ा अपनी फिराइए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जो बृहस्पति नाम है दोस्तों सबसे बड़ा है, मतलब कि इसमें सबसे बड़ा नाम है। और इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो कि आकार की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का लिखते हुए आकार बड़ा है, और उसका जो नेचुरली दोस्तों जो आकार है वो भी जो है सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति दोस्तों जो सबसे बड़ा है, और बुध जो है सबसे छोटा है साथियों। बुध पास में भी है, यहाँ पास में दोस्तों, और यहाँ सबसे जो है छोटा है बुध। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये अपना हो जाएगा दोस्तों असम में। साथियों नेशनल पार्क की बात चल पड़ी है, हाँ नेशनल पार्क के बारे में दोस्तों हम सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम असम की बात कर लेते हैं। असम में दोस्तों कितने नेशनल पार्क हैं साथियों। एक तो हमने पढ़ लिया नेशनल पार्क इसका असम का काजीरंगा वाला। दूसरा मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, रायमोना राष्ट्रीय पार्क, दिहिंग राष्ट्रीय पार्क, ओरंग राष्ट्रीय पार्क और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर जो हमने पढ़ा काजीरंगा, मतलब कि 7 जो नेशनल पार्क इसमें है असम में है। लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात करूँ तो पूरे इंडिया में दोस्तों इस टाइम जो ऑफिशियली संख्या है 106, पूरे इंडिया के अंदर 106 नेशनल पार्क है दोस्तों। उनमें से 2 जो है नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर है। एक तो सुंदर अपने गुरुग्राम में है, और एक जो है यमुनानगर में कालेश्वर के नाम से। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है पूरे भारत के अंदर किसी प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट बोला है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। और अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं, जैसे हरियाणा के अंदर 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो पूरे भारत के अंदर दोस्तों 573 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स एक्ट इंडिया द्वारा सृजित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात की गई है, सबसे पहले हमारा ये पता होना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, कैसे आया, क्या इसकी वर्किंग थी, क्या इसकी मेथड थी, क्या मेथडोलॉजी थी। तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहले निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सृजित किया गया है, मतलब कि कौन सा ऐसा बोर्ड है जो पिट्स इंडिया एक्ट ने बनाया। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। साथियों पिट्स इंडिया एक्ट ने जो 2 बोर्ड बनाए मेनली, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था दोस्तों ये व्यापारिक काम देखता था, व्यापारिक काम जो अपने व्यापारिक काम थे भारत के उस टाइम के वो देखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों क्या देखता था, राजनीतिक के मामले, जो राजनीतिक इश्यूज थे वो दोस्तों वो ये सॉल्व करता था। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल में। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों
1784 में आया और साथियों इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 2 ये स्थापित किए, जो है बोर्ड बनाया साथियों। और किसके समय में आया है इस समय, ये दोस्तों इस समय हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय दोस्तों जो है पीटी इंडिया एक्ट 1784 में है दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसने जो है बोर्ड बनाया साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? मतलब कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने पंचायत के विकास के लिए जो सर्वप्रथम बनाएगी और उसने सुझाव भी दिए? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.के. थुंगर समिति, इनमें से कोई नहीं। साथियों सबसे पहली जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति के दोस्तों के जो इसके समिति के सुझाव थे दोस्तों, वो आज भी जो अपने पंचायती राज है उसमें लागू हैं। और दोस्तों सबसे पहली समिति बनाई गई थी। ये कब बनाएगी दोस्तों समिति? ये बनाएगी दोस्तों 1957 में। और साथियों अशोक मेहता की बात करें, अशोक मेहता समिति बनाएगी, ये भी पंचायती राज की थी, लेकिन 1977 में बनाएगी। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं दोस्तों, जो अपना 73 और 74 ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये पंचायती राज से संबंधित है। अगर मैं 73 की बात करूँ तो यह दोस्तों पंचायतों से संबंधित है। अगर मैं दोस्तों 74 की बात करूँ, यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। 73 में दोस्तों 29 विषय है, 74 में दोस्तों 18 विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। नगर पालिका में कितने विषय होते हैं? 18 विषय होते हैं दोस्तों। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को दोस्तों कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? जब भारत का संविधान बना 1947 में, तब उस समय दोस्तों भारत के जो नागरिक थे उनको जो है कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे दोस्तों? उस समय दोस्तों भारत के जो नागरिक थे उनको सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, करंट की बात करूँ दोस्तों, अब दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। जो एक अधिकार है कहाँ गायब हो गया दोस्तों? इसके बारे में दोस्तों जो है थोड़ी सी बात बता देता हूँ। तो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, ये जो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भारत सरकार ने जब संविधान बना दोस्तों, यूएसए के संविधान से दोस्तों जो लिए गए। और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दोस्तों जो है इनका जो है वर्णन किया गया है। और अब मैं अगर इसकी बात करूँ, 7 से जब थे तो 6 कब हो गए साथियों? 44 संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 के अंदर दोस्तों एक अधिकार था हरियाणा के अंदर दोस्तों, भारत के अंदर संविधान के अंदर संपत्ति का अधिकार दोस्तों। तो इस संपत्ति के अधिकार का दोस्तों जो है खत्म करके इसको दोस्तों जो है एक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। तो इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय भारतीय नागरिकों को 7 अधिकार थे, लेकिन आज 1978 के बाद अब तक दोस्तों जो है भारत के नागरिकों के पास 6 अधिकार हैं साथियों। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष हो? साथियों जो पूरे वर्ल्ड में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जैसे दोस्तों जिले में जिला न्यायालय होता है, हर एक स्टेट में अपना हाई कोर्ट होता है, और पूरे देश का जो है अपना सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही पूरे विश्व का दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों कहाँ है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि जो ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों ये व्यक्ति हो जाएगा नागेंद्र सिंह। भारत का दोस्तों ये व्यक्ति नागेंद्र सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों जो है अध्यक्ष बना साथियों। हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात चली है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1940 को की गई, 3 अप्रैल 1940 को की गई। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? पेपर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। हेग जो है, हेग एक शहर है साथियों, कहाँ है? नीदरलैंड देश में। नीदरलैंड में दोस्तों एक शहर है हेग, वहाँ पे जो है इसकी स्थापना की गई। और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने अध्याय हैं? इसके दोस्तों अंदर 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। और आर्टिकल कितने हैं दोस्तों? 70 अनुच्छेद है साथियों इसमें। साथियों स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो वही हम आपके लिए लेके आए हैं। निम्न में से किस खेल के साथ दोस्तों जो विंबलडन आपने दोस्तों न्यूज़ में सुना होगा, विंबलडन चैंपियनशिप, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, तो दोस्तों उन्हीं से संबंधित जो है खेल है। और साथियों गेम कौन सा हो जाएगा? यह गेम हो जाएगा लॉन टेनिस। और साथियों ये वही गेम है जो दोस्तों राफेल नडाल दोस्तों प्लेयर हैं इस गेम के। और साथियों अपने भारत के एक प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, जो गेम खेलती है वही गेम है। और साथियों इसके अंदर विंबलडन के अंदर दोस्तों पूरे जो वर्ष के अंदर दोस्तों 4 जो है चैंपियनशिप होती हैं।
एक तो होती है विंबलडन, मैंने बता दिया आपको। एक होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होती है यूएस ओपन, एक दोस्तों है फ्रेंच ओपन। सारे ये 4 जो है बड़े बहुत बड़ा, जैसे अब क्रिकेट में दोस्तों वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप होता है दोस्तों, ऐसे ही लॉन टेनिस गेम के अंदर साथियों ये जो है विंबलडन के दोस्तों 4 ये जो है ट्रॉफियाँ खेली जाती हैं साथियों। अब इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं साथियों। आपने सीरीज में देख रहे होंगे, आप ये 15 क्वेश्चन हमने करे, लेकिन आप खुद बताओ साथियों, हमने कम से कम दोस्तों इसमें 100+ क्वेश्चन हमने करे होंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। भारत का प्रसिद्ध दोस्तों जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है साथियों? उड़ीसा में है, मेघालय में है, राजस्थान में है, राजस्थान में। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में दोस्तों किस जगह पे? कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क एक जगह है। और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनवाया किसने दोस्तों ये मंदिर? तो उड़ीसा का दोस्तों जो कोणार्क सूर्य मंदिर है किसने बनवाया? ये बनवाया नरसिंह फर्स्ट ने। और साथियों अगर एग्जामिनर ने और पेपर को टफ बनाने की कोशिश की तो आपको यहाँ ये नहीं पूछेगा किसने बनाया साथियों, ये पूछेगा दोस्तों किस वंश के दोस्तों जो है राजा ने बनाया। तो किसी वंश के राजा ने बनाया दोस्तों? गंग वंश के। तो गंग वंश के दोस्तों राजा थे नरसिंह देव फर्स्ट ने जो है साथियों इसकी जो है स्थापना की। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो साथियों, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों के साथ जो है ये चीज़ें जो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।